सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस चैप्टर का थ्योरी वाला पार्ट हमने पूरा कवर कर लिया है। हर टॉपिक का इंडिविजुअली वीडियो बनाया है मैंने और अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पे। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी, साथ ही साथ फुल क्लास 9th फिजिक्स के नाम से भी आप चेक कर पाओगे। ठीक है, तो यार आज अपन इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज अपन इस वीडियो में इस चैप्टर का जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक की जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत कम क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी ये वीडियो एंड हो जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन बचेगा, देन ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। देन अपन मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 9 क्लास 9th फिजिक्स। ठीक है यार, वैसे अगर आपको इस चैप्टर का क्विक रिवीजन नोट्स चाहिए या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, तो आप चेकआउट कर सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इंटेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पेज नंबर 118 ओपन कर लीजिए और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। ठीक है, रबर बॉल एंड अ स्टोन। तो यार हमने आपको पढ़ाया था थ्योरी में, इनर्शिया डिपेंड करता है बॉडी के मास पे। जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का, उसकी इनर्शिया भी उतनी ज़्यादा होगी। तो रबर बॉल का मास ज़्यादा है या स्टोन मास का? सेम साइज है लेकिन स्टोन का ज़्यादा मास होगा, है ना, तो स्टोन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो आप देख सकते हो इनर्शिया इज मेजर ऑफ अ बॉडी ऑफ मास ऑफ बॉडी। द ग्रेटर इज द मास ऑफ बॉडी, द ग्रेटर इट्स इनर्शिया एंड वाइस वर्सा। Mass of stone is more than the mass of rubber ball of the same size, hence inertia of the stone is greater than the rubber. अगला है अब बाईसाइकिल और अ ट्रेन, ऑफकोर्स ट्रेन ज़्यादा इनर्शिया होगा। थर्ड है 5 रुपीज़ कोइन या 1 रुपीज़ कोइन, ऑफकोर्स 5 रुपीज़ कोइन, मास ऑफ 5 रुपीज़ कोइन इज मोर देन 1 रुपीज़ कोइन, हैंस द इनर्शिया ऑफ 5 रुपीज़ कोइन इज द ग्रेटर दैन द 1 रुपीज़ कोइन। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेज नंबर 118 का अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया हो, इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से पढ़िए और बताइए यहाँ पे कितनी बार वेलोसिटी का चेंज आपको देखने को मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अ फुटबॉल प्लेयर किक अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। तो पहला तो यहाँ पे चेंज हो गया, ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। फिर उसने किक किया गोल की तरफ, तो यहाँ पे चेंज हुआ वेलोसिटी। द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल एंड किक इट टूवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ऑन टीम। दूसरा किक ये रहा, तीसरी बार। ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। ठीक है, कौन अप्लाई कर रहा है फोर्स हर केस में आपको ये बताना है। तो देखिए, द वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल चेंजेस 4 टाइम, 4 बार चेंज हुआ है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, कैसे कैसे? फर्स्ट की बात किया जाए, फर्स्ट व्हेन फुटबॉल प्लेयर किक टू अनदर प्लेयर, ये आपका फर्स्ट, जब आपका जो फुटबॉल प्लेयर है वो किक कर रहा है फुटबॉल को अनदर प्लेयर के पास, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कहाँ हो गया? व्हेन दैट प्लेयर किक्स द फुटबॉल टू द गोल कीपर की तरफ, जो किक कर रहा है, ये सेकंड हो गया। व्हेन गोल कीपर स्टॉप्स द बॉल, तीसरी बार गोल कीपर क्या किया, बॉल को पकड़ लिया ना, तो उसकी वेलोसिटी को रोक दिया, तो चेंज हुआ वेलोसिटी। एंड द फोर्थ वन इज व्हेन गोल कीपर किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ऑन टीम, 4 बार। अब एजेंट सप्लाई की बात करें तो पहले केस में व्हेन अ फुटबॉल प्लेयर किक टू अनदर प्लेयर, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में फर्स्ट प्लेयर ने किक किया। नाउ सेकंड व्हेन दैट प्लेयर किक द फुटबॉल टू द गोल कीपर, सेकंड केस में सेकंड प्लेयर ने किक किया। थर्ड केस में गोल कीपर ने रोका तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। और फोर्थ में गोल कीपर ने किक किया, किसको? अपने टीम को। तो टोटल ये रहा 4 बार में हुआ ये सब चीज़ें। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विग्रोसली शेक इट द ब्रांच। अगर आप पेड़ के शाखा या ब्रांच को कस के हिलाते हो, है ना, तो जब आप शेक करते हो तो पत्ते क्यों गिरने लगते हैं? क्यों गिरते हैं? इसके पीछे का रीज़न क्या है भाई? यस, बहुत सिंपल रीजन, सम लीव्स ऑफ ट्री गेट डिटैच्ड व्हेन वी shake it branch vigorously because branches comes in motion while the leaves tends to remain rest due to inertia of rest. हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगा।
ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा अनटिल अनलेस जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। तो अगर मैं एक पेड़ बनाऊं, है ना, ये मैं एक पेड़ बना रहा हूं और ये इसकी लीव्स है, मान लो ये इसके लीव्स हैं। अब आप पेड़ को जब शेक करोगे, फोर्स लगा के शेक करोगे, तो पेड़ की शाखा और जो पेड़ का सॉलिड पार्ट है वो तो मोशन में आ गया, बट जो पत्ते हैं वो तो रेस्ट में रहेंगे, वो तो अपनी जगह पे आएंगे। और जो पेड़ का शाखा ये आगे और पीछे की तरफ मूव करेगा और वो अपने वही पोजीशन पर आएगा, जिसकी वजह से ये क्रैक आ जाएगा और ये पत्ता नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ये याद रखना। अगला देखिए पेज नंबर 118 पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट। तो यार हमने ये चीज़ बड़ी अच्छी से देखा है कि जब हम किसी बस में, या किसी भी गाड़ी में जब हम ट्रैवल करते हैं, है ना, तो अगर जब हम ट्रैवल करते हैं तो ये हम खड़े हैं यहाँ पे, जब बस अचानक से आगे की तरफ चलती है तो हमारा क्या, हमें पीछे की तरफ एक फोर्स एग्जर्ट करते हो, आप पीछे की तरफ गिरने लगते हो। और फिर जब अचानक से बस रुकती है तो आप आगे की तरफ गिरते हो। ये क्यों? क्योंकि इसमें बॉडी जो हमारा दो पार्ट पे रहता है, लोअर पार्ट और अपर पार्ट, है ना। ये हमारा जो बॉडी है वो दो पार्ट में, ये हो गया लोअर पार्ट और इसका हो गया अपर पार्ट। तो जब अपनी बस अचानक से स्टार्ट होती है, आगे चलती है, तो हमारा जो लोअर पार्ट है वो बस के साथ अटैच में, तो वो भी मोशन में आ जाता है। बट जो अपर पार्ट है वो रेस्ट में ही रहता है, क्योंकि उस पर फोर्स तो लगा है नीचे वाले लोअर पार्ट पे ना, तो वो तो बस के साथ चला गया। अपर पार्ट हमारा अपनी ही जगह पे रहेगा, जिसकी वजह से आपको एक बैकवर्ड, मतलब आपका बॉडी यहीं, अब आपका बॉडी तो एक्चुअल में ऐसा तो हो नहीं सकता, इतना फ्लेक्सिबल तो हो नहीं कि ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए आपको एक बैकवर्ड फोर्स आपके ऊपर लगता है, फिर अगेन आप फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, इसका आंसर इस तरीके से लिखा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो, मैं मिटा देता हूँ। और ऐसे ही होता है जब बस स्टॉप होता है, ठीक है। तो ये देखो, in a moving bus, a passenger move with the bus due to inertia of motion. As the driver apply brake, the bus comes to rest. But the passenger tries to maintain to inertia of motion. As a result, a forward force is exerted on him. जब आप ब्रेक लगाते हो. Similarly, the passenger tends to fall backward when the bus accelerates from the rest, because when the bus accelerates, the inertia of rest of passenger tends to oppose the forward of motion of the bus. Hence, the passenger tends to fall backward. ठीक है। जब हमारी बस अचानक से चलती है तो हमारी बॉडी रेस्ट में है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही मेंटेन करने की कोशिश करती है, क्योंकि लोअर पार्ट हमारा बस के साथ ही मूव हो गया और हमारा अपर पार्ट वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को उस पर फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से अपन क्या लगता है, अपन को एक पीछे की तरफ एक्सेलरेशन फोर्स लगता हुआ दिखता है ना। चलिए आगे चलते हैं, पेज नंबर 126 ओपन कर लीजिए। तो यार इस पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इफ़ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। बड़ा मस्त क्वेश्चन है। अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है, देन जो हॉर्स है वो, जो कार्ट है ना, जो हमारे हॉर्सेस हैं, है ना, मैं अजीब सा हॉर्स बना रहा हूँ, इसके पीछे जो टांगा लगा रहता है जिस पे आप बैठते हो, ये कैसे ये पुल कर पा रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अ हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड। अब जब ये हमारा हॉर्स जब आगे चलने की, हम लोग आगे क्यों चल पाते हैं, एक्चुअली देखो मैं फिगर बना के बता रहा हूँ कि हम लोग आगे क्यों चल पाते हैं, है ना, क्योंकि अपना जो ये पाम है ना, इससे हम बैकवर्ड की तरफ फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से एक्शन करते हैं पीछे की ओर, तो हमें आगे रिएक्शन मिलता है, तभी हम चल पाते हैं। सेम ऐसा ही है, जब ये हॉर्स है, ये पीछे की तरफ एक एक्शन करता है, जिसकी वजह से आगे की ओर आपको रिएक्शन मिलता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कार्ट और वो हॉर्स खुद भी आगे बढ़ पाता है। यही रीज़न है फॉरवर्ड मूविंग का, ठीक है। इंसान हो, जानवर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, यही चीज़ होता है। आगे बात करते हैं, पेज नंबर 126 पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होस व्हेन इजेक्टेड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट वेरी वेलोसिटी। तो यार ये देखो, इस तरीके की पाइप होती है, इस तरीके की फायर ब्रिगेड से इस तरीके की पाइप होती है, आगे नोजल लगा रहता है इस तरीके से, है ना। अब ये भैया हमारा क्या है, बंदा है, इस पाइप को कस के पकड़ा रहता है इस तरीके से, और जब तेजी से पानी यहाँ से निकलने लगता है, तो इसको ये जब पानी आगे की तरफ निकला, है ना, तो ये एक्शन हुआ, इधर की तरफ एक्शन हुआ, तो इसकी वजह से पीछे की तरफ एक रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से आपको ऊपर बहुत ज़बरदस्त फोर्स लगेगा कि आप पीछे अगर अच्छे से टाइट से नहीं पकड़ रखोगे ना, तो पीछे
फेंका जाओगे। ऐसा आपने जरूर वीडियो देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे कि यार कोई बंदे पाइप पकड़ के कुछ कर रहा है और वो पाइप के साथ उड़ रहा है ऊपर नीचे, क्योंकि इतना ज़्यादा फोर्स है कि वो बंदा उस फोर्स को रोक ही नहीं पा रहा है ना। तो यही सब रीज़न है। व्हेन फायरमैन होल्ड अ होस विच इज़ इजेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई स्पीड, देन अ रिएक्शन ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन हिम बाय द इजेक्टिंग ऑफ वाटर। इजेक्टिंग ऑफ वाटर की वजह से ये एक्शन हो रहा है, उसकी वजह से रिएक्शन होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज बिकॉज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एज अ रिजल्ट ऑफ बैकवर्ड फोर्स द स्टेबिलिटी ऑफ फायरमैन डिक्रीजेज, हेंस इट इज़ डिफिकल्ट फॉर हिम टू रिमेन स्टेबल वाइल होल्डिंग द होस। बड़ा दिक्कत होता है, बहुत दम लगा के होल्ड करना पड़ता है ना। चलिए आगे चलते हैं, पेज नंबर 126 का देखिए। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ रिफिल ऑफ मास, रिफिल का मास दिया हुआ है 4 kg और बुलेट का मास दिया है 5 kg, और फायर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इनिशियली फायर किया जा रहा है। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ रिफिल, ठीक है। तो देखो अपन क्या करते हैं, जो बुलेट का, इसको स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। जो बुलेट का जो मास है, बुलेट को मास को अपन m1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 50। देखो ये केजी में है, ये ग्राम में है, तो या तो दोनों को केजी में कर लो या तो दोनों ग्राम में कर लो, है ना। ओके, और जो रिफिल है, रिफिल के मास को अपन मान लेते हैं m2, कितना है 4 kg। ओके, तो ये 50 ग्राम है, इसको किलो में कन्वर्ट कर लो तो 0.05 kg आ जाएगा, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 50 ग्राम में 1/50/1000, तो 0.05 kg हो गया। नाउ फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इनिशियली फायर किया जा रहा है। तो किसको फायर किया जा रहा है? बुलेट को फायर किया जा रहा है। तो बुलेट की जो बुलेट है, बुलेट इज फायर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी v1, विच, क्योंकि बुलेट को मास m1 है तो वेलोसिटी v1 हमने लिया है, और किस स्पीड से फायर कर रहा है 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो पूछा गया है कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी, तो इनिशियल रिफिल रिकॉइल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज़ v2। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, इसको वैल्यू हमें फाइंड करना है। नाउ अगर हम बात करें, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको चेंज इन मोमेंटम देखने को मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि बुलेट का मास इतना है और इसके रिफिल का मास इतना है, इसकी वेलोसिटी इतना, इसकी वेलोसिटी इतनी, कुछ ना कुछ आएगी। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम चेंज होता हुआ आपको दिख रहा है कुछ कुछ, है ना। मास अलग है, वेलोसिटी अलग है, तो ऑलवेज मोमेंटम अलग होगा ही होगा, है ना, चेंज इन मोमेंटम। और यहाँ पे दो सिस्टम बन रहा है, सो अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, ये कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम यानी दोनों मास m1 u1, याद होगा फॉर्मूला m2 u2 विच इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। ये फार्मूला तो याद ही होगा आपको। गुड। अब देखो इनिशियली बात किया जाए, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। तो शुरू में जो बंदा गोली चला रहा होगा, शुरू में क्या होगा, रिफिल है और जो बुलेट है दोनों रेस्ट में होंगे। इनिशियल में दोनों रिफिल और बुलेट दोनों रेस्ट में है, तो दोनों जब रेस्ट में हैं तो अपना जो इनिशियल मोमेंटम की ये जो वैल्यू है ये कंप्लीट जीरो हो जाएगी। अगर देखो मास वेलोसिटी तो सेम होगी, जितना आगे उतना बैक, ठीक है। तो नहीं, कैसे सेम होगी, मास पे डिपेंड करता है। तो ये जो फर्स्ट वाला केस है m1 प्लस m2 कॉमन ले लिया जाए, ये क्या हो जाएगा, दोनों ये जीरो के बराबर हो जाए, और इधर आपका m1 v1 प्लस m2 v2 ये ऐसे ही रहेगा। ये जो हमारा इनिशियल मोमेंटम है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि शुरू में बुलेट और रिफिल दोनों ही जीरो पे थे, रेस्ट में थे, तो जीरो पे थे। नाउ फाइनल मास ऑफ ये कितना हो गया 0.05 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है 35 इंटू m2 कितना है भाई, m2 कितना है 4 kg, नॉट इंटू, यहाँ पे प्लस लगेगा ना, प्लस 4 इंटू v2 कितना है पता नहीं है, v2 हमें निकालना है। तो यहाँ से सॉल्व करके v2 निकाल लीजिए, ये आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये 0, ये आ जाएगा 1.75 और इंटू 4 v2, है ना। तो ये सॉरी ये प्लस है ना बीच में, तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 4 v2 इज इक्वल टू -1.75,
ठीक है। तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी -1.75 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से V2 की वेलोसिटी आ जाएगी आपकी -0.4375 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, यही है रिफिल की रिकॉइल की वेलोसिटी। और माइनस में क्यों आया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन आपकी, अगर ये देखो, ये मैं गन बना रहा हूँ, ये गन बना रहा हूँ, ठीक है, आप गोली इस डायरेक्शन में चला है तो एक्शन इधर हुआ है तो रिएक्शन पीछे की तरफ होगा। तो अगर बुलेट की, जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो रिकॉइल वेलोसिटी गन की इधर है, तो दोनों डायरेक्शन अलग है, तो बुलेट की वेलोसिटी 1 वहाँ आ जाए तो फोर्स ऑन बुलेट इज F1 एंड अपोजिट फोर्स -F2। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। चलिए, ये भी हो गया। देखो, ये बड़ा बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की आप बड़े आराम से कर सकते हो। 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम 200 ग्राम आर मूविंग along द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर। तो देखो, अपन स्टार्ट करते हैं। 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो ऑब्जेक्ट ए और ये हो गया ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए का मास है 100 ग्राम, ऑब्जेक्ट बी का मास है 200 ग्राम। आर मूविंग along द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, है ना। ये बिफोर कोलाइडिंग की बात कर रहे हैं, बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद दोनों बॉल, अगेन दोनों जो बॉल हैं आफ्टर कोलिजन, ये ऐसा कुछ और ये कुछ ऐसा इस तरीके से मूव हुआ, है ना। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव है, तो ओके, इन दैट केस जो पहला जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी वेलोसिटी रिस्पेक्ट द कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट द वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये V2 हमें फाइंड करना है। तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, स्टेप वगैरह आप लिख लेना। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम देखने को मिल रहा है। शुरू में इतना था, बाद में इतना हुआ, मास तो अब दोनों केस में मास तो बदल नहीं जाएगा, मास तो सेम ही रहेगा ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डायरेक्ट लगाने जा रहा हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगने वाला है इस क्वेश्चन में, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है फॉर्मूला कि इनिशियल मोमेंटम जो हो दोनों ऑब्जेक्ट का, इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? ए का मोमेंटम दैट इज m1 u1 प्लस बॉल ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम दैट इज m2 u2। फाइनल मोमेंटम, ए का फाइनल मोमेंटम दैट इज m1, फाइनल वेलोसिटी लेंगे तो v1, और बी का मोमेंटम फाइनल मोमेंटम तो m2 v2। तो m1 कितना है 100 और u1 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो लिख दो भाई 2, और दोनों ग्राम में है ना। ओके ओके, तो यार ये ग्राम में है तो अपन को गड़बड़ हो जाएगा, ग्राम है तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो देखो ध्यान से, m1 दिया हुआ है 100 ग्राम, इसको कन्वर्ट कर लो केजी में तो 0.1 केजी आ जाएगा, और m2 जो दिया है 200 ग्राम, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2 केजी, है ना, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो पुट कर दिया जाए तो मास m1 कितना हो जाएगा 0.1 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो लिख दिया मैंने, प्लस m2 कितना है 0.2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 दैट इज़ 1 इज इक्वल टू, मास तो सेम ही रहेगा सेकेंड केस में, ये है आफ्टर कोलिजन का केस, आफ्टर कोलिजन का केस है, तो कोलाइड होने के बाद m1 कितना है 0.1 और वेलोसिटी है 1.67, प्लस m2 कितना है 0.2 और v2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें निकालना है ना। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 इज इक्वल टू 0.1 और 167 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.167 प्लस 0.2 v2, है ना। अब ये तो आ जाएगा 0.4 और इसको इधर भेज दे तो माइनस 0.167 इज इक्वल टू 0.2 v2, है ना। इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी जो v2 की वैल्यू निकलेगी, जो v2 की वैल्यू निकलेगी 1.165 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बस
इतना डायरेक्ट मैं शॉर्टकट में आपको करा दिया। वैसे आप लिख लेना कि लेट एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इज़ इतना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 m2 इज़ इतना, इनिशियल वेलोसिटी u1 इज इक्वल टू इतना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 u2 इज इक्वल टू इतना, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 v1 इज इक्वल टू इतना, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 v2 इज इक्वल टू, दिया ही नहीं है तो फाइंड करना था। नाउ यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड देन आप इतना ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नंबर चाहिए तो यार इतना स्टेप तो करना ही पड़ेगा आपको। फिलहाल हमारा ये खत्म होता है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो यानी परसों वीडियो आएगा, इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।